सेम है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, कब नहीं पड़ती है वो भी समझो। यहाँ पर देखो, अ पार्टिकल इन एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजेस थ्रू अ प्रोटीन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये देखो आउटसाइड ऑफ द सेल ये मूव हो रहा है कि नहीं, देखो अंदर से बाहर की तरफ मूव हो रहा है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द प्रोटीन। ठीक है, अब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या क्या होंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, जो सोडियम एंड पोटेशियम आयन इज द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। किसके फॉर्म होते हैं ये, अभी मैंने बोला था कि जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पर जो सॉल्यूट लिए गए हैं वो है पोटेशियम एंड सोडियम। कौन से आयंस लिए गए हैं यहाँ पर, पोटेशियम और सोडियम। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पर भी लिखा हुआ है समझ जाना, देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विच इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है जो कि इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथ अ प्रोटीन, और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब सॉल्ट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अगर किसी के भी अगेंस्ट वर्क करोगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे अभी हवा ये साइड में चल रही है, हवा मेरी तरफ चल रही है और आप उस तरफ जाने की कोशिश करोगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी ना आपको, हवा के अपोजिट चल रहे हो आप। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चल रहा है ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, जब उसके अगेंस्ट चल रहा है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आया समझ में। तो सॉल्ट के अगेंस्ट चल रहा है, सॉल्ट के अगेंस्ट अगर वो वर्क कर रहा है इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इट रिक्वायर एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क करता है वो, आया समझ में। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, याद रखना ये टर्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट में वो सेमी अगेंस्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, आया समझ में। तो क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने उल्टा बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क होगा। और जब अगेंस्ट वर्क होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वो उसके साथ साथ वर्क मूव होगा। जैसे अभी हवा ये साइड में चल रही है इस तरफ, तो वो भी इस तरफ ही जाएगा। समझ पा रहे हो आप, तो लगता है उसमें क्लियर दिख ही नहीं रहा है, वो बंद नहीं किया था, आधा तो शूट ही हो गया उसमें। अभी याद आया मुझे कि बंद नहीं किया। ओके, किसको समझ में नहीं आया अभी ये जो बताया मैंने, पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया। द पैसिव ट्रांसपोर्ट, the transport which is done across a semi permeable membrane without any energy, it will be occur without any energy, no energy is required, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप होता है। जो अपने आप होता है उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो अपोजिट में करना पड़ता है, जो रिएक्शन जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में करना पड़ रहा है, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, समझ में आया। अब ये फेसिएलेटेड डिफ्यूजन भी वही होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इसी को बोलते हैं। अगर फेसिएलेटेड डिफ्यूजन एग्जाम में आया तो आप इसके बारे में लिख देना, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट मूव अक्रॉस विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है ये। ओके, बाकी सॉरी, बाकी ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है।
ये यहाँ पर देखो, अब ये मॉलिक्यूल है क्या वो भी देख लो एक बार आप। ये शायद इसमें कुछ और ही लैंग्वेज लिखी होगी। हाँ, तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइट है, और बाकी ये मॉलिक्यूल्स है। सोडियम आयन है, दूसरा पोटेशियम आयन है। आया समझ में? तो ये सोडियम आयन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट। बाकी ये था। अब मैंने आपको बताया कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, वो अपने आप हो जाता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रोसेस होती है। यहाँ पर खाना खाने के लिए और खाना निकालने के लिए, यहाँ दोनों के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ फूड, एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट ऑफ फूड, दोनों के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, अब ये होता कैसे है? ये सिंपल है, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस। ये लाइट लाइट ऑन कर दो, पीछे लाइट नहीं है ना, पीछे की लाइट ऑन नहीं की थी। दिख रहा है आपको? चलेगा? ओके। ये क्या हो गया? ऊपर कैसे चला गया है? हम्म, ये क्या हुआ? ये पहली बार ऐसा देखा है मैंने। इसको क्या हो गया है समझ में? ओके, एक्सोसाइटोसिस मतलब समझते हो? इसमें क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द सेल वाया, ये क्या हो रहा है? सिक्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द सेल वाया वेसिकल फ्यूजिंग टू अ मेम्ब्रेन। मतलब फ्यूजिंग का मतलब समझते हो? कुछ प्रॉब्लम है पैनल में, कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आधे घंटे में। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। कितने बजे आए थे तुम? 4 से 7 में क्या दिक्कत है? एक आध दिन हो सकता है लेक्चर। नहीं, वैसे 2 घंटे ही रहेगा, पर वो आज थोड़ा मैं लेट हो गया। सर ने 5:15 बजे बोला था, बट मैं थोड़ा बोर हो रहा है क्या? थोड़ा हेक्टिक हो गया, लेकिन लेक्चर होने दो, अभी मेरा भी लेक्चर नहीं हुआ ना इतने टाइम से। एक ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 20 मिनट बचे हैं बस। ओके, तब तक वो एक काम करो, एंडोसाइटोसिस देखो, एक्सोसाइटोसिस के जो प्रोसेस लिखी हुई है वो एक बार देखो आप, क्या लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें
जो वेसिकल है वो फ्यूज हो जाता है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आया समझ में। सो वो वेसिकल क्या करता है, द प्रोटीन विच इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर से जो प्रोटीन आता है, इट विल कैप्चर दैट प्रोटीन, मतलब उस प्रोटीन को वो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, इट विल इंटेक दैट प्रोटीन एंड इट फॉर्म अ वेसिकल, एंड दिस वेसिकल इज फ्यूज्ड इनटू द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो वेसिकल आ जाता है, मतलब बेसिकली एक तरीके से वो साइटोप्लाज्म के अंदर खींच लेता है उसको। उसके बाद क्या होता है, ये यही वेसिकल आप एक बार पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में, देखो लिखा हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओपन करो, नहीं है, होगा देखो यहाँ पे। ये रहो। हम्म, ये सीबीएसई का न्यू बुक है क्या, और इसमें इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दे नहीं रखी है। इसमें इतना डेप्थ में दिया नहीं है। डायग्राम तो दिया है बट इसके बारे में नहीं दिया है। बस सिंपल इतना याद रखना कि एक वेसिकल है, वेसिकल इज फ्यूज्ड इनटू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस वेसिकल विल कैप्चर इंटेक दिस प्रोटीन। ये जो वेसिकल है वो प्रोटीन को इंटेक कर लेता है, एंड देन इट विल फॉर्म, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बन जाता है, एक नैरो, क्या बोल सकते हैं, एक नैरो स्पेस बन जाती है जिसके अंदर ये सारा प्रोटीन आ जाता है, एंड देन इट विल फॉर्म अ वेसिकल, एंड दिस वेसिकल इज फ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल बोलते हैं इसको, ये वेसिकल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्यूज हो जाता है, मतलब उसके अंदर गिर जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, यही वेसिकल बाद में क्या होगा, जब एक्सोसाइटोसिस करना होगा, मतलब फूड को बाहर निकालना होगा, तो सारा फूड इकट्ठा करेगा इधर उधर से, खराब फूड जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो वेसिकल क्या करेगा, उस सारे फूड को कैप्चर करने के बाद फिर क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर आएगा, यहाँ चिपकेगा, और चिपकने के बाद ये ओपन होगा, एंड देन सारा फूड वो बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से वो फूड का इंटेक एंड एग्जिट करता है, आया समझ में। तो इस इंटेक एंड एग्जिट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको हम बोलते हैं इंटेक, मतलब एंडोसाइटोसिस, एंड एक्सोसाइटोसिस, साइटोसिस क्या होता है, एग्जिट ऑफ फूड। समझ में आया, क्लियर है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही जितने भी प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है वो सब यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं, आया समझ में। और अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो तो यहाँ फैट की लेयर जम जाती है, यहाँ पर, यहाँ। तो अगर आप इनकेस कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खा रहे हो तो यहाँ फैट की लेयर जम जाएगी, जो कि ये ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को ये क्या कर देगी, पूरी तरीके से क्लोज कर देगी, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% ओपनिंग्स क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। तो जो भी, जो आप वांटेड फूड, मतलब प्रोटीन और अच्छा खाना भी अगर खा रहे हो आप, तो इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो खाना आपको उतना अच्छे तरीके से लगेगा नहीं, आया समझ में। तो कोलेस्ट्रॉल या ऑयली फूड खाना क्यों नुकसानदायक है, वो यही रीज़न है इसका, मतलब पहला ये भी रीज़न है, और दूसरा जो ऑयली फूड है उसकी वजह से, आपने सुना होगा ये, इसके बारे में सुना है आपने, इंसुलिन। तो जो जो शुगरी फूड खाते हैं हम, तो उसके बाद इंसुलिन स्पाइक होता है, मतलब इंसुलिन रिलीज होता है, लेकिन जब हम ऑयली फूड खाते हैं तो हमारे जो ये वॉल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होने वाला होता है उसको बाहर ही नहीं निकलने देता वहाँ से वो। तो आप शुगर शुगर खाते जाओगे, इंसुलिन बाहर, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, मतलब इंसुलिन बाहर निकलेगा नहीं, तो उसकी वजह से इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है, ये रीज़न। और डायबिटीज़
लिंक होता है हार्ट अटैक और ये बाकी डिजीज से। आया समझ में? तो ये कुछ है प्रोसेस। उसके बाद ये तो बता दिया मैंने, प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लो एक बार। मुझे लगता है बोर हो रहे हो तुम लोग। फिर उसका मतलब क्या होता है? जा नहीं रहा है मतलब फिर वो बोर बोर होना ही हो गया ना एक तरीके। ओके, मैंने सेल वॉल के कुछ फंक्शंस बताए थे, आपको पता है क्या करता है सेल वॉल? ये रिवीजन खत्म कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं है अभी, 10 नहीं, 2 ही पेज है, 7 और 8। उधर 3 नहीं है, वो खाली है। फटाफट खत्म कर देता हूँ, फिर जा सकते हो उसके बाद। ओके, जो सेल वॉल है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखो लकड़ी के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ऐसा, माइक्रोफाइब्रिल, ये फाइबर है एक तरीके के, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको? प्लांट को। प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ताकि प्लांट सीधा खड़ा रह सके। अब आपने देखा होगा कि जब हम छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, तो आपने देखा होगा उसको एक सपोर्ट देना पड़ता है लकड़ी का। एक पतला प्लांट रहेगा या छोटा रहेगा तो उसको, या फिर मैंगो ट्रीज भी देखो आप, जो छोटे वाले मैंगो ट्रीज रहते हैं, अभी आपने तो गांव में देखे होंगे बड़े बड़े मैंगो ट्रीज रहते हैं, लेकिन जो बगीचे होते हैं आम के, उसके जो प्लांट रहते हैं वो इतने इतने से रहते हैं, उसमें ही आम लग जाते हैं। देखे आपने? जो यहाँ रत्नागिरी वगैरह जो आम आते हैं वो बगीचों में इतने इतने से इस पे आम आ जाते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट भी देना पड़ता है लकड़ी का या कुछ ऐसा, क्योंकि उतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें सेल वॉल डेवलप नहीं होता उतना अच्छे तरीके से। लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं, हाइटेड प्लांट्स, उनके उनके बाहरी हिस्से को देखा होगा, कभी हाथ टच करके देखा आपने? कैसा होता है? कड़क रहता है एकदम। वो कड़क किसकी वजह से होता है? माइक्रोफाइब्रिल की वजह से, सेलुलोज, इसको हम बोलते हैं सेलुलोज। इस सेलुलोज की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है। आया समझ में? ओके, इसके अलावा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा प्लांट को। आया समझ में? और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा क्या? सेल वॉल। ओके, तो ये सारे प्रोसेस है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं सेल वॉल के। समझ में आया? किसके लिए यूज होता है? ट्रांसपोर्टेशन, हार्डनेस, रिजिडिटी, जिसको हम बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस है तो स्ट्रेंथ आएगी उसको, हार्ड है तो स्ट्रेंथ होगी। आया समझ में? और शेप प्रोवाइड करेगा, मतलब उस प्लांट की शेप किस पे डिपेंड करेगी? उसकी सेल वॉल के ऊपर। आया समझ में? ओके, बाकी ये डिफरेंस है, ये याद रखना। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, एक बार रीड कर लो इसको, ये जो सामने लिखा हुआ है। क्या क्या पढ़ा? मैंने आपको बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो हिस्से से बनी होती, सॉरी, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म के जस्ट बाहर होती है। तो प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों से बना होता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। व्हेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर कंबाइन, इट विल फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये फुल्ली परमिएबल, जो भी आएगा उसको एंट्री दे देगा सेल वॉल, लेकिन ये हर किसी को एंट्री नहीं देगा, जो जो उसको रिक्वायरमेंट है उसी को यहाँ पर एंट्री होगी। इसके अलावा इट इज़ अलाइव एंड इट इज़ एक्टिव मेटाबॉलिकली, मतलब ये अलाइव रहता है, जिंदा, लिविंग है, और एक्टिव रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसका एक्टिव रहता है, मतलब ये
कुछ को मैंने जैसे कि बताया, ये फूड को इंटेक करता है, फूड को एग्जिट भी करता है, तो मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है। जैसे हम फूड खाते हैं और फूड रिलीज करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उसी तरीके से उसको बोल सकते हैं हम, इट विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, इसके अलावा ये दिस इज नॉन लिविंग एंड इनएक्टिव। ये नॉन लिविंग है, ये कोई इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ के अलावा, स्ट्रेंथ देने के अलावा। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? लिपिड मतलब फैट से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। आया समझ में? इसीलिए हमारे बॉडी को ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? अगर आप कोई भी खाना खाते हो तो उस खाने के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, फैट रहता है ना, और कार्बोहाइड्रेट रहता है उसके अंदर। ओके, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, और फंगस में जो सेल होती है वो काइटिन से बनी होती है, और प्लांट्स में जो सेल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। वो याद रखना, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए है। लास्ट पेज, उसके बाद खत्म। बाकी ये सब है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, और इसमें पूरे सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें SER, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला काम है आपका सेल का स्ट्रक्चर, और